बैंक वाला प्रोग्राम बनाना था कि जिसके अंदर क्रेडिट और डेबिट का ऑपरेशन परफॉर्म हो। ठीक है, तो उसमें आज पहले हम क्या बनाएंगे, पहले तो हम ये मेनू किस तरीके से वर्क करेगा पूरा, ये मेनू हमारा बार बार आना चाहिए, तो इसके ऊपर पहले हम काम कर लेंगे। ठीक है, तो ये मेनू बनाएंगे किस तरीके से, तो हम इसमें क्या करेंगे, ये सिंपल सारे जो मैसेज प्रिंट करवाने हैं वो करेंगे। बाद में चॉइस लेंगे जो भी हम यहाँ पर, ठीक है, जो भी हम ऑपरेशन एंटर करवाएंगे उसको हम क्या करवाएंगे, कोई एक इंटीजर वेरिएबल लेंगे, उसके अंदर हम उसको क्या कर देंगे, स्टोर करवा देंगे। ठीक है, बाद में क्या करेंगे, हम स्विच स्टेटमेंट का यूज करेंगे और उसके जरिए हम तीनों केस अलग अलग इंप्लीमेंट करेंगे। फर्स्ट केस कौन सा होगा आपका, जो कि क्रेडिट वाला, सेकंड केस कौन सा होगा, डेबिट वाला, थर्ड आपका एग्जिट का होगा। और इसके अलावा कोई भी एक केस आप डालोगे तो डिफॉल्ट केस में हम मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि एंटर वैलिड चॉइस। तो पहले हम आज ये मेनू बनाने से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारा अकाउंट डिटेल है उसके ऊपर हम वर्क करेंगे। तो आज हम क्या कर लेंगे, पहले मेनू बना लेते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है टास्क हम आज क्या करने वाले हैं फर्स्ट में, तो कि हम मेनू बनाएंगे पहले तो। ठीक है, तो यहाँ पर हम टर्मिनल पे आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने बैंक.सी नाम का फाइल बनाया हुआ है। यहाँ पर देखो मैंने अलग से पहले यहाँ पर क्या बना लिया है, फोल्डर बना लिया है कि जिसके अंदर आपका डेटा सारा अवेलेबल है। ठीक है, दिख रहा है ना सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो ये जो बैंक.सी है और जो ये data.txt फाइल है, तो data.txt फाइल हमारा यहाँ पर अभी अवेलेबल है। उसमें हमने अभी कोई भी डेटा एंटर नहीं करवाया है। जब हम उसका यूज करेंगे तभी हम वहाँ पे अकाउंट डिटेल सारी डाल देंगे। तो अभी हमने उसको ब्लैंक रखा है। तो अभी हम बैंक.सी जो हमारा फाइल है उसके अंदर काम करेंगे और पहले हम मेन्यू के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो हम इंक्लूड stdio.h से काम स्टार्ट करते हैं और हमारा जो फंक्शन है, मेन फंक्शन, उसको हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर हम मेन के साथ में कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं डाल रहे हैं, बिना आर्ग्यूमेंट वाला मेन फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है पहले, तो कि स्विच स्टेटमेंट का यूज करना है। स्विच स्टेटमेंट का यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं तो हम देख लेते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट है हमारा, उसका सिंटेक्स किस तरीके का है, तो कि स्विच कीवर्ड आपको लिखना है, बाद में आपका जो भी वेरिएबल होगा उसका नाम डाल देना है। वेरिएबल नेम में आपके पास क्या रहेगा, वैल्यू रहेगा। हमारे केस में कितनी वैल्यू है, तो कि 1 फॉर क्रेडिट, यानी कि 1 और एंटर करेंगे तो क्या रहेगा, क्रेडिट। यहाँ पर हम वेरिएबल का नाम भी सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम हमारे केस में क्या लिखेंगे वेरिएबल का नाम, कि ऑपरेशन चॉइस। इस तरीके से हम वेरिएबल का नाम फॉर एग्जांपल चूज कर लेते हैं और उसका टाइप क्या रहेगा, इंटीजर। तो यहाँ पर वेरिएबल नेम की जगह क्या आएगा, ऑपरेशन चॉइस। ठीक है, बाद में जो ऑपरेशन चॉइस वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर क्या करेंगे, केस 1 लिखेंगे और केस 1 में क्या करेंगे, क्रेडिट के ऑपरेशन के लिए जो भी कोड हमें लिखना होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। बाद में क्या कर देंगे, केस 2, केस 2 में क्या करेंगे, हम डेबिट का ऑपरेशन होगा उसके लिए हम जो भी टास्क करना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। फिर केस 3 लिखेंगे। तो केस 3 में हमें क्या कर देना है, हमारा जो प्रोग्राम है उसको क्या कर देना है, एग्जिट कर देना है। मतलब उसमें कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करना है, तो उसको हम ब्लैंक रखेंगे। और लास्ट में आएगा डिफॉल्ट वाला केस। तो डिफॉल्ट में आपको क्या करना है, मैसेज प्रिंट करना है कि एंटर वैलिड चॉइस। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है पूरा क्या होगा, जब आपका एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा। आपको इसको कब तक एग्जीक्यूट करना है, जब तक यूजर है वो केस 3 के वैल्यू एंट्री ना करे तब तक। ठीक है, तो 1 टाइम है तो उसको आपको कहाँ कब तक रोटेट करना है, इनफाइनाइट टाइम्स तक आपको उसको क्या करना है, एग्जीक्यूट करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लूप स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो लूप स्ट्रक्चर में हम कंडीशन क्या लिखेंगे कि जो ये हमारा ऑपरेशन चॉइस वाला जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू की ऑपरेशन अंडरस्कोर चॉइस नॉट इक्वल टू 3, यानी कि जब तक इसकी वैल्यू 3 नहीं है तब तक आपको क्या करना है,
लूप के अंदर जो भी कंटेंट लिखा होगा वो सारा क्या करना है, आपको रिपीट करवाना है। तो लूप के अंदर क्या कंटेंट लिखेंगे हम, ये हमारा स्विच स्टेटमेंट को लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। ओके, तो यहाँ पर हम कौन सी लूप यूज कर सकते हैं, कोई बता सकता है? हमारे पास अलग अलग लूप स्ट्रक्चर है, उसमें से कौन सी लूप हम यूज कर सकते हैं? हमारे पास फॉर लूप है, व्हाइल लूप है और डू व्हाइल लूप है। इनमें से कौन सी मैं सर यूज वाइल। करूँ? डू व्हाइल व्हाइल। डू व्हाइल यूज करेंगे, क्यों डू व्हाइल यूज करेंगे, क्यों व्हाइल यूज करेंगे? कोई बता सकता है? एक्सप्लेन करो। आपने डू व्हाइल बताया तो क्यों बताया, व्हाइल बताया तो क्यों बताया? सर पहले तो चॉइस होगी, उसके बाद वो चेक करेगा कि ये अरे या नहीं है। ओके, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम? व्हाइल लूप। यहाँ पर मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब हमने ये व्हाइल लूप और डू व्हाइल वाला कंसेप्ट पढ़ा था, तब हमने बताया था कि फॉर लूप और व्हाइल लूप जो है वो आपकी क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जब आप एंट्री करोगे तभी आपका कंडीशन चेक होगा। और ये डू व्हाइल है वो क्या है, आपका एग्जिट कंट्रोल लूप है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, देखो यहाँ पर देखो ये नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमारा जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, ठीक है, तो पहले ही हमें वो क्या करना चाहिए, इस तरीके से ऑपरेशन का मेन्यू शो करेगा कि 1 फॉर क्रेडिट, 2 फॉर डेबिट और 3 फॉर एग्जिट। तो ये मेन्यू हमें पहले ही दिखाई देना चाहिए। ठीक है, अगर मैं व्हाइल लूप का यूज करता हूँ यहाँ पर, तो पहले मुझे क्या करना होगा, कंडीशन चेक करना होगा, उसके बाद ये मेन्यू को मैं शो कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि व्हाइल लूप क्या है, आपका एंट्री कंट्रोल लूप है। तो ऐसी सिचुएशन अब आपके पास आया है कि फर्स्ट टाइम आपको ये मेन्यू पूरे का पूरा दिखा देना है, उसके बाद आपको कोई भी जो भी कंडीशन है वो चेक करवाना है। उस टाइम हम किसका यूज करेंगे, तो कि डू व्हाइल लूप का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें जो भी बॉडी होगा वो वन टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, बाद में दोबारा वो एग्जीक्यूट होना है कि नहीं होना है, वो जो हम इनपुट देंगे उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, तो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो पहले तो आपको ये मेन्यू तो पहली बार ही दिखा देना है। ठीक है, अगर पहली बार में ही उसने थर्ड नंबर का चॉइस डाल दिया, यानी कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहता है, तो वहां से एग्जिट हो जाएगा। अगर उसके अलावा कोई भी चॉइस डाली तो वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। तो यहाँ पर हमारे केस में हम कौन सा लूप यूज करेंगे, तो कि डू व्हाइल लूप का यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, डू व्हाइल कब यूज करना है और व्हाइल कब यूज करना है? ओके, तो अभी हम यहाँ पर चले जाते हैं और हमारा जो वेरिएबल है इंटीजर ओपी चॉइस, उसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, अभी बाद में हमें क्या करना होगा, ये हमने डिक्लेयर तो कर दिया, तो डिक्लेयर कर दिया तो अभी उसको हमें क्या करना होगा, वेरिएबल की जो भी चॉइस है वो भी हमें गेट करवानी होगी। ठीक है, तो वो हम वेरिएबल की चॉइस कहाँ पर गेट करवाएंगे, तो कि वो हम डू व्हाइल लूप जो होगा उसके अंदर उसको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर डू व्हाइल लूप लिख लिया है। ठीक है, उसका मैं व्हाइल का कंडीशन भी लगा देता हूँ कि व्हाइल ओपी चॉइस नॉट इक्वल टू 3। डू व्हाइल लूप जब आप लिखोगे तब आपको एंड में क्या करना है, सेमीकोलन लगाना है, बाकी के कोई भी लूप में सेमीकोलन नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी ये हमने बात कर ली डू व्हाइल की। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैसेज प्रिंट करवा देंगे सिंपल कि प्रिंट एफ। क्या मैसेज प्रिंट करवाना है हमें, चॉइस हमें डालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर चॉइस का लिस्ट कर देंगे, 1 फॉर क्रेडिट, थोड़ा सा स्पेस रखेंगे, 2 फॉर डेबिट, थोड़ा सा स्पेस रखेंगे, 3 फॉर एग्जिट। तो ये मेन्यू हमने यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया। मेन्यू डिस्प्ले करवाने के बाद हमें क्या करना होगा, यूजर से इनपुट लेना होगा। तो इनपुट लेने से पहले एक और मैसेज प्रिंट करवा देते हैं कि एंटर या फिर
क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑपरेशन। ठीक है, यानी कि आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो आप सिलेक्ट कीजिए। तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करवा देंगे, यूजर से हम इनपुट जो भी होगा, यूजर जो भी एंट्री करेगा उसको हमें क्या करना होगा, कोई भी वेरिएबल में स्टोर करवाना होगा। हमें यहाँ पर कौन से वेरिएबल में स्टोर करवाना है, तो कि op_choice नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर हमें उसको क्या करवाना है, स्टोर करवाना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं %d, क्योंकि इसका हमने टाइप इंटीजर लिया हुआ है, इंटीजर टाइप है तो हम %m का इस्तेमाल करेंगे और हमारा वेरिएबल का नाम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भी हम चॉइस एंटर करेंगे वो कहाँ पर आ जाएगी, हमारे जो op_choice वेरिएबल है उसके अंदर वो स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब हमने चॉइस यूजर से पूछ ली है। अब हमें क्या करना है, जो भी चॉइस यूजर ने डाली है वहां पर उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यहाँ पर स्विच वाला स्टेटमेंट लिखना है और हमें यूजर की जो भी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग हमें आगे टास्क परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर हम op_choice का वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर अभी हम क्या कर देंगे, केस 1 लिख देंगे। केस 1 के अंदर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि केस 1 के अंदर हम क्या लिखेंगे, जो भी हमें लिखना है। तो पहले तो हम क्या करवा देते हैं, यहाँ पर सिंपली कोई भी यहाँ पर दूसरा मैसेज नहीं प्रिंट करवाते और ये सिंपल मैसेज कर देते हैं कि प्रिंट टैब, यहाँ पर सिंपल लिख देते हैं कि क्रेडिट ऑपरेशन। ठीक है, उसके बाद में जो क्रेडिट ऑपरेशन का कोड है वो हम लिखेंगे। पहले हम चेक कर लेते हैं कि जो भी हमने यहाँ पर लॉजिक अप्लाई किया है वो सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, केस के बाद में जो भी हम एंड में क्या लिखेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट लिखेंगे, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी केस आपने सिलेक्ट किया है उसके बाद के सारे केस वहां पर वो क्या हो जाएंगे, परफॉर्म हो जाएंगे, अगर आपने ब्रेक नहीं लिखा है तो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि डेबिट ऑपरेशन। इसके बाद भी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर ब्रेक लिख देता हूँ। फिर आएगा हमारे पास केस 3। केस 3 में आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ब्रेक कर देना है। ठीक है, और लास्ट में आएगा आपके पास डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में आपको क्या करना है, मैसेज प्रिंट करवा देना है कि प्रिंट ऐप /n एंटर वैलिड चॉइस। ठीक है, यहाँ पर हम /n लगा देते हैं सभी जगह। अब हम इस प्रोग्राम को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कमांड लाइन आर्गुमेंट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अभी हम कहाँ पर सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में काम कर रहे हैं। तो सबलाइन में स्कैनफ का जो फंक्शन है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो उसका प्रोग्राम हम इसमें एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही हमने कमांड लाइन आर्गुमेंट वाला प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया था, वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर पावर शेल को ओपन कर लेंगे। ठीक है, पावर शेल को ओपन करने के बाद हम जैसे ही क्या करें, पहले करते थे वैसे ही हम यहाँ पर प्रोग्राम को जीसीसी की मदद से कंपाइल करेंगे। तो उसके लिए सिंटेक्स क्या है, तो पहले आपको क्या लिखना है, जीसीसी लिखना है। बाद में क्या लिखना है, आपका जो भी सी फाइल है उसका नाम लिखना है। तो हमारे यहाँ पर सी फाइल का नाम क्या है, bank.c। अगर मैं -o स्पेसिफाई नहीं करता हूँ पैरामीटर, तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट a.exe नाम की फाइल वहां पर जनरेट होगी और हमें उसको एग्जीक्यूट करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे फोल्डर के अंदर दो ही फाइल अवेलेबल है, bank.c एंड data.txt। तो अब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। तो जैसे ही हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, हमारे डायरेक्टरी के अंदर a.exe नाम की फाइल वहां पर आ जाएगी। तो अब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना है, ./ और ये लिखना है आपको, जो कि है आपका exe फाइल का नाम। एंटर करोगे तो डायरेक्टली आपको इस तरीके से मेन्यू दिखाई देगा कि 1 फॉर क्रेडिट, 2 फॉर डेबिट एंड 3 फॉर एग्जिट। तो आपको कौन सा ऑपरेशन करना है, तो कि क्रेडिट का ऑपरेशन करना है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर हम 1 एंटर करते हैं। जैसे ही 1 एंटर करके हम एंटर दबाएंगे तो वहाँ पर आपको मैसेज दिखाई देगा कि क्रेडिट ऑपरेशन, जो कि हमने प्रिंट किया था वहाँ पर सिंपल स्टेटमेंट। उसके बाद फिर से आपको मेनू दिखाई देगा
कि अब आपको कौन सा ऑपरेशन करना है। तो इस टाइम में फॉर एग्जांपल डेबिट यानी कि 2 नंबर एंटर करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि डेबिट का ऑपरेशन हुआ। फिर से आपको मेन्यू दिखाई देगा वापस से, ठीक है। तो ये मेन्यू आपका कब तक चलता जाएगा, जब तक आप उसको एग्जिट नहीं करोगे तब तक। अब मैं कोई इनवैलिड डेटा नाखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 1 2 3 के अलावा 4 एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर क्या मैसेज आएगा कि एंटर वैलिड चॉइस, और फिर से आपको मेन्यू क्या हो जाएगा वहां पर शो हो जाएगा। अब आपको क्या कर देना है, प्रोग्राम को एग्जिट कर देना है। तो यहाँ पर हम एग्जिट के लिए 3 एंटर करेंगे, और जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, वहां पर टर्मिनेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको मेन्यू किस तरीके से हमने यहाँ पर डेवलप किया है? यस सर। यस सर। मेन्यू के रिगार्डिंग किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है अभी मुझे। है किसी को कोई डाउट मेन्यू के रिगार्डिंग? नो सर। ओके, तो अभी नेक्स्ट पोर्शन में हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट पोर्शन में अब हम क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे, ठीक है, कि जिसके अंदर हमें क्या करना है, डेटा को रीड करके स्टोर करवाना है। तो उसके लिए हम क्या मेन के ऊपर ही स्ट्रक्चर को क्या कर देंगे, यहाँ पर हम डिजाइन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि यहाँ पर हम स्ट्रक्चर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर किस तरीके से डिफाइन करेंगे, किसी को आइडिया है? पहले तो हम क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद में हम स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे। तो कल जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने ऐसा फॉर एग्जांपल अकाउंट डिटेल इस तरीके से स्ट्रक्चर का नाम एज्यूम किया था, तो आज उसी को ही हम यहाँ पर यूज करते हैं कि अकाउंट डिटेल्स, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या करना है, मेंबर वेरिएबल को डिफाइन करना है, डिक्लेयर करना है। तो उसको डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास क्या, हमें 3 रिकॉर्ड का वहां पर स्टोर करना है। कौन कौन से रिकॉर्ड है, एक तो अकाउंट नंबर है, दूसरा नेम है, और तीसरा उस पर्टिकुलर अकाउंट नंबर का जो भी जमा राशि है, क्रेडिट बैलेंस है, उसको हमें वहां पर रिकॉर्ड के अंदर स्टोर करवाना है, ठीक है। तो अकाउंट नंबर हम इंटीजर केस के अंदर इंटीजर डेटा टाइप के साथ उसको हम डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि ये रियल नंबर कभी भी नहीं हो सकता, ये इंटीजर नंबर ही होगा ऑलवेज। दूसरी बात, जो हम कस्टमर का नेम स्टोर करवाएंगे, ठीक है, उसको हम सी नेम बोल देते हैं, कस्टमर नेम। उसका हम साइज रख लेते हैं फॉर एग्जांपल 100 का, ठीक है। और उसके बाद हम जो बैलेंस रखेंगे वो हमारा क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो उसके लिए हम फ्लोट डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे, और स्ट्रक्चर के बाद में हम क्या कर देंगे, यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे। समझ में आ रहा है सबको स्ट्रक्चर किस तरीके से हमने यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है? इसके अंदर हमने 3 मेंबर वेरिएबल को लिया है, तीनों के तीनों हम क्या करेंगे, हमारी टेक्स्ट जो फाइल होगी, डेटा फाइल, उसके अंदर उसकी वैल्यू को हम स्टोर करवाएंगे, और उसमें से हम रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। ओके, तो अभी हमारे पास स्ट्रक्चर अवेलेबल हो गया, लेकिन साथ में हमें क्या करना है, हम हमारे पास नंबर ऑफ अकाउंट्स है, तो हमें क्या करना है, जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उसका जो वेरिएबल होगा उसका हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एरे क्रिएट करना होगा, ठीक है। और वो जो एरे है वो हमारे थ्रू आउट प्रोग्राम के अंदर एक्सेस होना चाहिए। तो उसके लिए हम जो ये अकाउंट डिटेल स्ट्रक्चर जो हमारा है उसका जो हम एरे यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, स्टैटिक कीवर्ड के साथ उसको हम डिक्लेयर करेंगे, ताकि क्या कर सके, हम उसको हर एक फंक्शन के अंदर से हम क्या कर सके, एक्सेस कर सके। क्योंकि हमें अभी 2 फंक्शन और लिखना बाकी है। कौन कौन से, एक तो क्रेडिट का फंक्शन हम लिखेंगे, दूसरा फंक्शन हम डेबिट करने के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो जब कभी बाद में हमें क्रेडिट और डेबिट की जरूरत होगी, वहां पर डायरेक्टली हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल कर देंगे, ठीक है। तो दोनों फंक्शन में से क्या होना चाहिए, जो हमारा एरे है डेटा का, वो क्या होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा एरे हम बनाएंगे उसको हम स्टैटिक कीवर्ड के साथ क्या करेंगे, यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैं एरे को डिक्लेयर कर देता हूँ स्टैटिक कीवर्ड के साथ। तो पहले क्या लिखेंगे हम, स्टैटिक, बाद में हमें जो हमें एरे डिक्लेयर करना है उसका टाइप क्या है,
जो कि वो स्ट्रक्चर टाइप का है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, तो उसके साथ हम क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट, बाद में क्या लिखेंगे, जो भी हमारा स्ट्रक्चर का नाम है वो, और उसके बाद क्या करेंगे, हम हमारा एरे को डिक्लेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल एरे का नाम हमने क्या रखा हुआ है, अकाउंट, इस तरीके से एरे का नाम हमने रखा हुआ है फॉर एग्जांपल, ठीक है। या फिर एरे का नाम हम क्या रखते हैं कि अकाउंट डिटेल, ठीक है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम क्या करते हैं, 5 अकाउंट के लिए हम एरे यहाँ पर बनाते हैं। बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम एग्जाम्पल के पर्पज पे हमें क्या किया है, हमने 5 जो हमारे स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसका एरे हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, जो हमारी टेक्स्ट फाइल है उसमें से हमें क्या करना है, जो भी हमें डेटा रीड करना है वो हमें डेटा कहाँ पर स्टोर करवाना है, हमारा जो ये अकाउंट डिटेल नाम का जो भी एरे है उसके अंदर हमें स्टोर करवाना है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, ये अकाउंट डिटेल पर ये नेम, दोनों नेम सेम हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये एरे का नाम सिर्फ अकाउंट ही रख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि अकाउंट डिटेल्स और अकाउंट के अंदर। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, या फिर इसको मैं क्या बोल देता हूँ, अकाउंट अंडरस्कोर डेटा, ठीक है, ये सही रहेगा। अकाउंट अंडरस्कोर डेटा हमने हमारे एरे का नाम रख दिया। उसके अंदर हमें क्या करवाना है, हमारी जो टेक्स्ट फाइल है उसमें से डेटा रीड करके हमें क्या करना है, अकाउंट अंडरस्कोर डेटा नाम का जो एरे हमने बनाया है उसके अंदर वो सारा डेटा हमें क्या करवाना है, स्टोर करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए पहले तो हम क्या कर देते हैं, हमारी जो भी डेटा फाइल है उसके अंदर हम डेटा स्टोर कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे हार्दिक, उसके अकाउंट में फॉर एग्जांपल 5000 रुपीज बैलेंस मैंने डाल दिया। जो भी तीनों के तीनों डेटा है उसको आपको स्पेस करके क्या करना है, वहां पर सेपरेट कर देना है, ठीक है। दूसरा अदिति, उसके अकाउंट में भी हम क्या डालते हैं, 5000 रुपये डालते हैं। तीसरा नाम बताओ कोई अपना, नाम बताओ अपना। केवल सर। ओके, केवल, उसके अकाउंट में भी हम 5000 रुपये डालते हैं। फोर्थ वन, ऐश्वर्या। ओके, ऐश्वर्या, उसके अकाउंट में भी हम 5000 रुपये डाल देते हैं। स्पेलिंग बराबर है ना मैडम आपका? गलती हो तो बता देना, ठीक है। फिफ्थ वन, और कोई? हाँ सर। और एक नाम चाहिए, बताओ कोई। ओके, ठीक है, 4 रिकॉर्ड के साथ ही हम काम करते हैं, ठीक है। अभी हम इसको क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं हमारी डेटा डॉट टीएक्सटी फाइल को। अब हमें क्या करना है, ये जो पूरा डेटा है उसको हमें क्या करना है, यहाँ पर रीड करना है, ठीक है। कहाँ पर रीड करेंगे, तो कि रीड करने के लिए आपको क्या करना है, रीड ऑपरेशन कहाँ पर आपको परफॉर्म करना है ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जब कभी भी आप क्या करो, कोई भी ऑपरेशन है, ठीक है, आइदर यू क्रेडिट का हो या फिर डेबिट का हो, उसको परफॉर्म करने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, वो डेटा होना चाहिए। तो क्या करना होगा, जो डेटा डॉट टीएक्सटी फाइल है उसको आपको रीड कब करना होगा, कोई बता सकता है? आपको कब रीड करना होगा, कि रीड बिफोर डिस्प्ले ऑपरेशन मेन्यू, यानी कि जो हमने अभी मेन्यू बनाया है वो आपके डिस्प्ले पर शो हो उससे पहले आपको क्या कर देना है, ये जो डेटा सारा है उसको आपको रीड कर लेना है, ठीक है। तो ये कहाँ पर जाएगा, तो आपका डिस्प्ले कहाँ पर हो रहा है, तो कि ये जो डू वाला वाइल लूप है, डू वाइल, उसके अंदर आपका क्या हो रहा है, डिस्प्ले का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो आपको क्या करना है,
उससे पहले ही आपको क्या कर देना है, फाइल में से डेटा को रीड कर लेना है। तो डेटा को फाइल में से रीड करने का कोड कहाँ पर आएगा, आपकी व्हाइल लूप से, यानी कि डू व्हाइल लूप से पहले आ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? क्योंकि मेन्यू Yes, sir. मेन्यू आपको क्या करना है, बाद में शो करना है। मेन्यू सिलेक्ट, ऑपरेशन सिलेक्ट करने के बाद आपको उसको रीड करने नहीं जाना है। ऐसा करोगे तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल ऑपरेशन सिलेक्ट करने के बाद आप रीड करते हो, तो फर्स्ट टाइम मैंने क्रेडिट का ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म किया, उसके बाद में क्या करने जाऊंगा, फिर से रीड करने जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, हम ये डेटा को वन टाइम ही में क्या कर लेंगे, वहां पर रीड कर लेंगे, बाद में हम उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए हम क्या करेंगे, उसको डू व्हाइल लूप के पहले उसको रीड करेंगे। अगर बाद में ऐसी रिक्वायरमेंट हुई कि हमें हर एक ऑपरेशन के बाद क्या करना है, हमारे डेटा को रीड करना है, तो उसके लिए हम बाद में चेंजेस कर लेंगे। अभी के लिए हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि हमें क्या करना है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले हमारे डेटा को रीड कर लेना है। ठीक है, तो ये रीड का कोड है वो हम डू व्हाइल लूप से पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर हम कोड कर देते हैं उसके लिए। ठीक है, डू व्हाइल लूप से पहले हमें क्या करना होगा, कोड करना होगा रीड करने के लिए। तो रीड करने के लिए हमें क्या चाहिए, फाइल पॉइंटर चाहिए। तो उसके लिए हम एक फाइल पॉइंटर यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं। बाद में क्या चाहिए, जो डेटा हम रीड करेंगे उसको हमें किसी भी टेम्पररी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना होगा। और यहाँ पर हम कौन कौन से डेटा स्टोर कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो कि हमारे पास 3 अलग अलग टाइप के डेटा है। एक है अकाउंट नंबर, दूसरा है नेम और तीसरा है बैलेंस। हर एक रिकॉर्ड में ये 3 अलग अलग डेटा है जिसको हमें रीड करना है। तो इसके लिए हमें क्या होगा, 3 अलग अलग वेरिएबल, टेम्पररी वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अकाउंट नंबर को हमें स्टोर करने के लिए क्या यहाँ पर टेम्पररी वेरिएबल का यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल एसी अंडरस्कोर नंबर का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, नेम को स्टोर करवाने के लिए हम यहाँ पर सिंपल नेम वेरिएबल ही यूज करते हैं। और बैलेंस को स्टोर करवाने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, अकाउंट अंडरस्कोर बैलेंस नाम का वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 3 जो ये वेरिएबल है उसको हमें हमारी प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, जिसके अंदर क्या कर सके, हम फाइल में से डेटा रीड करके इसके अंदर स्टोर करवा सके। बाद में इसमें से जो डेटा हमने मिला है वेरिएबल के अंदर, वो हम बाद में कहाँ पर स्टोर करवाएंगे, तो कि हमारा जो स्ट्रक्चर एरे बना हुआ है उसके अंदर ये वेरिएबल की वैल्यू क्या करवा देंगे, स्टोर करवा देंगे। तो ये तीनों वेरिएबल क्या करेंगे, मीडिएटर की तरह काम करेंगे। कहाँ पर, तो कि फाइल का जो डेटा है और स्ट्रक्चर के अंदर जो हम डेटा फिट करेंगे उनके बीच के। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 अलग अलग टेम्पररी वेरिएबल का यूज करेंगे। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं। तो कि इंटीजर अकाउंट नंबर के लिए हम क्या लिखेंगे, एसी अंडरस्कोर नंबर। दूसरा हमारे पास है नेम, तो सिंपल नेम ही हम इस्तेमाल करेंगे। उसका साइज हम क्या रखेंगे, 100 रखेंगे, जितना कि हमारे पास स्ट्रक्चर के अंदर लिया हुआ है। क्योंकि हमें ये डेटा कहाँ पर स्टोर करना है, स्ट्रक्चर के अंदर। अगर इससे ज़्यादा डेटा होगा तो बाद में हम उसको स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर नहीं करवा पाएंगे। तो ये चीज़ खास ध्यान में रखनी है, जितना भी स्ट्रक्चर के अंदर साइज है उतना ही साइज यहाँ पर आपको रखना है। उससे कम रखोगे तो चलेगा, उससे ज़्यादा रखोगे तो क्या होगा, जब कभी भी कोई भी कस्टमर का नेम अगर 100 कैरेक्टर से ज़्यादा हो जाएगा तो स्ट्रक्चर में स्टोर करने में वो दिक्कत आएगी। बाद में जो हमारा थर्ड वेरिएबल है जिसका हमने नाम रखा था अकाउंट अंडरस्कोर बैलेंस, उसको हम डिक्लेयर कर देंगे। उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, हमारे पास यहाँ पर फ्लोट, रियल नंबर है। ठीक है, तो ये 3 चीजें हो गई। अब हमें क्या करना है, फाइल पॉइंटर की मदद से फाइल को ओपन करना है। तो एफ ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे हम। उसमें हमें कौन सी फाइल ओपन करनी है, तो कि फाइल का नाम क्या है, data.txt है। और उसको हमें कौन से मोड में ओपन करना है अभी, तो कि हमें रीड मोड में ओपन करना है। ठीक है, तो रीड मोड में ओपन हो गया ये फाइल। तो अब हमें क्या करना है, उसके बाद
रीड मोड में ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, अभी फाइल में से डेटा को रीड करना है। फाइल में से डेटा रीड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। कौन सा फंक्शन की मदद से हम फाइल में से डेटा रीड कर सकते हैं, कोई बता सकता है? फाइल में एप स्कैन की मदद से हम रीड करेंगे, और गेट सी की मदद से भी आप कर सकते हो, लेकिन गेट सी की मदद से करोगे तो क्या होगा, 1 बाय 1 कैरेक्टर होगा, तो वो हमें ज़्यादा दिक्कत होगा, उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एफ स्कैन एफ फंक्शन की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेटा को रीड करेंगे। एफ स्कैन एफ फंक्शन इसके लिए बनाया गया है कि आप क्या कर सको, फाइल में से डेटा को फॉर्मेट जो है उसके हिसाब से रीड कर सको। इसलिए एफ जो आगे स्कैन एफ के आगे लिखता है उसका मतलब ही है कि फॉर्मेटेड जो डेटा है, इनपुट और आउटपुट, उसको रीड या राइट करने के लिए हम एफ स्कैन एफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एफ स्कैन एफ फंक्शन हम यूज करेंगे, लेकिन हमें कब तक, यानी कि कितने टाइम्स हमें रीड करना है वो हमें पता नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले तो हम ये जान लें कि हमें क्या करना है। एक बार आप एफ स्कैन एफ लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक रिकॉर्ड मिलेगा। तो आप हमारे फाइल के अंदर कितने रिकॉर्ड है, तो कि 4 रिकॉर्ड है, ये आपको पता है, लेकिन रियल टाइम जब आप एप्लीकेशन बनाओगे तब आपको पता नहीं रहेगा, क्योंकि हर दिन कहीं नए अकाउंट ओपन होते रहते हैं। तो आपको हर बार क्या होगा, यहाँ पर अगर आप फॉर लूप i लेस देन 4 कर देते हो तो हर बार आपको ये प्रोग्राम के अंदर चेंज करना पड़ेगा, जो कि एफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उतनी बार रीड करेंगे कि जब तक हमारा फाइल खत्म नहीं हो जाता। तो फाइल खत्म नहीं होता है उसके लिए कौन सा कंडीशन है, जो कि नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल। जब तक आपको एंड ऑफ फाइल रीड नहीं होता है तब तक आपको क्या करना है, लूप को कंटिन्यू करते रहना है। तो ये कंडीशन आपको कब चेक करना है, पहले से शुरू में ही चेक कर लेना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो कोई बैंक है उसके अंदर इनिशियली कोई भी डेटा अवेलेबल ना हो, और जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करो तो बाद में क्या होगा, वहाँ पर एरर आपको दिखा सकता है। तो इसके लिए शुरू में ही आपको चेक कर लेना है कि जो आप फाइल रीड कर रहे हो उसके अंदर कोई डेटा है कि नहीं है। ठीक है, तो शुरू में ही आपको चेक करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एंट्री कंट्रोल लूप का यूज कर सकते हो। और एंट्री कंट्रोल लूप कौन सा है हमारे पास, व्हाइल लूप है, जो कि एंट्री कंट्रोल लूप है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या कर देना है, हमारा एफ स्कैन एफ वाला जो फंक्शन है उसको हम लिख देंगे यहाँ पर एफ स्कैन एफ। ठीक है, कहाँ से आपको रीड करना है, तो कि जो फाइल पॉइंटर अभी अभी हमने बनाया है उसके अंदर से रीड करना है। कौन से फॉर्मेट में रीड करना है, तो फर्स्ट जो होगा आपका क्या होगा, इंटीजर होगा, सेकंड क्या होगा आपका स्ट्रिंग होगा, और थर्ड जो होगा वो आपके पास क्या होगा, फ्लोटिंग पॉइंट वाला होगा। ठीक है, रीड करने के बाद आपको उसको कौन कौन से वेरिएबल में स्टोर करवाना है, तो उसके लिए यहाँ पर हमने 3 टेम्पोररी वेरिएबल जो कि मीडियर की तरह एक्ट करेंगे उसको हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है। तो जो पहला होगा वो इंटीजर आपका अकाउंट नंबर होगा, तो उसको आपको कहाँ पर डाल देना है, अकाउंट नंबर में स्टोर करवा देना है। दूसरा आपके पास क्या होगा, नेम होगा। यहाँ पर नेम के आगे हम M% नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग रीड कर रहे हैं, और जब भी हम स्ट्रिंग रीड करते हैं तब हम M% का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसका इस्तेमाल हम कब करेंगे, जब हम कैरेक्टर रीड करेंगे या फिर इंटीजर या फिर रियल नंबर का रीड करेंगे, तभी हम उसका इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रिंग के टाइम पे नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, अकाउंट के अंदर कितनी बैलेंस है वो रीड करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अकाउंट बैलेंस, उसके अंदर आपको ये डेटा स्टोर करवाना है। और ये ऑपरेशन कब तक आपको परफॉर्म करना है, कि जब तक आपको एंड ऑफ फाइल नहीं मिलता तब तक ये ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है। तो ये रीड का ऑपरेशन तो हमने कर दिया, हमारे पास वेरिएबल के अंदर सारी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू हमें मिली है उसको हमें क्या करना है, हमारा जो ये अकाउंट डेटा नाम का जो भी ये स्ट्रक्चर एरे हम बनाया हुआ है उसके अंदर ये सारी डिटेल को हमें क्या करना है, स्टोर करवाना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप किस तरीके से कर सकते हो, 2 तरीके से कर सकते हो। पहला तो क्या होगा, यहाँ पर आप क्या करोगे कि आप अकाउंट अंडरस्कोर डेटा, और यहाँ पर इंडेक्स 0 है तो डॉट AC अंडरस्कोर नंबर करके यहाँ पर डेटा को स्टोर कराओगे। बाद में डॉट अंडरस्कोर सी नेम करके आप डेटा को स्टोर करवाओगे। डॉट बैलेंस करके आप क्या करवा सकते हो, डेटा को स्टोर करवा सकते हो। तो ये 1 क्राइटेरिया हो गया आपका। दूसरा एक है क्या होगा
कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हम पॉइंटर का इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्या करना होगा, जो भी हमें हमारे ये एरे के लिए पॉइंटर एक असाइन करना होगा, तो पहले पॉइंटर को क्या करना होगा, डिक्लेयर करना होगा। तो जो भी हम पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल पॉइंटर बी, तो उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, जो भी आपका एरे का डेटा टाइप है वही। तो एरे का डेटा टाइप क्या है आपके पास, तो ये वाला स्ट्रक्चर अकाउंट डिटेल्स वाला है, तो वही हमारे पास क्या रहेगा, पॉइंटर का टाइप रहेगा। तो यहाँ पर हम इस डेटा टाइप के साथ पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे, तो पॉइंटर की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, डेटा को हमारे एरे के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। सॉरी, एरे का डेटा है उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम पॉइंटर का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, तो उसमें भी आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो स्टार पी डॉट, जैसे हमने एसी अंडरस्कोर नंबर इस तरीके से लिखा, वैसे ही डॉट ऑपरेटर यानी पीरियड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास दूसरा है कि आप हाइफन एन, जो आपका ग्रेटर देन है, उसका इस्तेमाल करोगे, तो उसमें आपको सिर्फ पी हाइफन ग्रेटर देन अकाउंट अंडरस्कोर नेम, और उसके बाद आपको डेटा को स्टोर करना है। ठीक उसी तरह पी हाइफन फिर नेम, और उसके बाद जो डेटा होगा उसको स्टोर करना है, फिर पी बैलेंस, उसके बाद जो डेटा है उसको आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो अभी रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंटर का इस्तेमाल करेंगे, ताकि आपका जो पॉइंटर का कंसेप्ट है वो भी हमारे पास यहाँ पर कवर हो जाए। ठीक है, बाद में जब हम क्रेडिट और डेबिट का जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो स्ट्रक्चर एरे है उसकी इंडेक्स के मदद से वहां पर उसको एक्सेस करेंगे। तो ये भी पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। अभी रीड करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हमें क्या करना होगा, एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, जिसका डेटा टाइप क्या होगा, आपका अकाउंट डिटेल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। तो अभी हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर पॉइंटर डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, बाद में हम क्या करेंगे, उस पॉइंटर को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर हम पॉइंटर को डिक्लेयर कर देते हैं। पॉइंटर को भी अभी हम क्या कर देते हैं, स्टैटिक ही रख देते हैं, स्ट्रक्ट अकाउंट डिटेल्स और पॉइंटर। ठीक है, पॉइंटर का नाम हमने यहाँ पर क्या रखा हुआ है, पी रखा हुआ है। तो अब हमें क्या करना होगा, ये जो पॉइंटर वेरिएबल है उसको हमें क्या करना होगा, इनिशियलाइज करना होगा। तो उसको इनिशियलाइज किस तरीके से करेंगे, तो कि पॉइंटर वेरिएबल का काम क्या है, किसी दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करने का। ठीक है, तो अभी हमें पॉइंटर वेरिएबल किसके लिए असाइन करना है, तो कि हमारा जो अकाउंट डेटा नाम का जो एरे है उसके लिए करना है। ठीक है, तो ये एरे का जो भी आपका बेस एड्रेस है यानी कि 0 इंडेक्स वाला एड्रेस है, वो आपको वहां पर क्या करना है, पास करना है। तो उसके लिए आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, अकाउंट डेटा इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर दूसरा आपके पास चॉइस है कि p इज इक्वल टू आप क्या करो, यहाँ पर m% अकाउंट अंडरस्कोर डेटा, और यहाँ पर आपका फर्स्ट एलिमेंट को पास करो। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, हमने डायरेक्टली क्या कर दिया, यहाँ पर अकाउंट डेटा इस तरीके से लिख दिया। तो अभी हमारा जो p नाम का जो पॉइंटर है वो किसको पॉइंट करेगा, हमारे अकाउंट डेटा जो एरे है उसको वो क्या करेगा, पॉइंट करेगा। तो अभी हमें क्या करना है, ये व्हाइल लूप के अंदर हमने जो पॉइंटर हमने इनिशियलाइज किया हुआ है, यानी कि पॉइंटर का इस्तेमाल किया हुआ है अकाउंट एरे नाम के अकाउंट डेटा का जो एरे है उसके लिए, तो उसकी मदद से हमें क्या करना है, जो भी डेटा हमें मिल रहा है उसको हमें हमारे स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर करवाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पी हाइफन करके हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ताकि ये किस तरीके से काम करता है आपको पता चल जाए। ठीक है, पी हाइफन, उसके बाद क्या होगा, आपको यहाँ पर मेंबर वेरिएबल चूज करना है। तो मेंबर वेरिएबल किसका चूज करना है, तो कि आपके जो स्ट्रक्चर का नाम है उसके अंदर जो मेंबर वेरिएबल का नाम है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अकाउंट के लिए क्या है, यहाँ पर अकाउंट अंडरस्कोर नेम वाला है। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, पी हाइफन ग्रेटर देन अकाउंट अंडरस्कोर नेम। तो उसके अंदर डेटा कौन सा स्टोर करवाना है, तो ये डेटा जो हमें स्टोर करवाना है वो हमारे पास किसके अंदर अवेलेबल है, जो कि हमने रीड किया है और उसके बाद हमने उसको स्टोर करवाया है कौन से वेरिएबल में, तो कि एसी अंडरस्कोर नंबर नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर करवाया है। तो हम उसको यहाँ पर पास कर देंगे। तो
AC अंडरस्कोर नंबर, यानी कि फाइल में से जो भी रिकॉर्ड रीड हुआ है उसकी वैल्यू कहाँ पर स्टोर हो जाएगी, हमारे अकाउंट नंबर नाम का वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। ओके, अभी हमें दूसरा क्या करना है कि दूसरा हमें क्या करना है, सेकंड पैरामीटर हमारे पास, यानी कि सेकंड डेटा हमारे पास क्या आ रहा है, नेम आ रहा है, जो कि कस्टमर का नेम है। तो जब कभी भी आप स्ट्रक्चर का यूज करोगे तो उसके अंदर जो स्ट्रिंग का वैल्यू होगा और डायरेक्टली आप इक्वल टू करके पास नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, स्ट्रिंग कॉपी नाम का फंक्शन का यूज करना होगा, जो हमने स्ट्रक्चर के टाइम भी सीखा था कि हम इंटीजर या फिर फ्लोटिंग वेरिएबल के लिए डायरेक्टली इक्वल टू करके आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग के केस में ये पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, स्ट्रिंग कॉपी नाम का फंक्शन का यूज करना होता है। स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन में दो पैरामीटर है। फर्स्ट पैरामीटर ये होगा कि जिसके अंदर आपको डेटा स्टोर करवाना है, और दूसरा पैरामीटर वो होगा कि जो डेटा आपको फर्स्ट पैरामीटर के अंदर स्टोर करवाना है। तो हमें कहाँ पर स्टोर करवाना है वो हमें पहले देना है। तो हमें पॉइंटर वेरिएबल जिसको पॉइंट कर रहा है और उसमें से वेरिएबल का नाम क्या है, सी अंडरस्कोर नेम है, उसके अंदर डेटा को स्टोर करवाना है। कोमा करके कौन सा डेटा स्टोर करवाना है वो देंगे, तो हमें नेम वेरिएबल के अंदर जो डेटा है उसको हमें क्या करना है, वहां पर स्टोर करवाना है। तो यहाँ पर हमने strcpy फंक्शन का यूज किया, तो ये डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर लाइब्रेरी भी इंक्लूड करनी होगी। तो उसके लिए क्या कर देंगे, हम कौन सी लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे, तो कि string.h नाम की जो लाइब्रेरी है, हेडर फाइल है, उसको हम क्या करेंगे, वहां पर इंक्लूड करेंगे, ताकि हम वहां से strcpy वाला जो फंक्शन है उसको यूज कर सके। ठीक है, तो ये सेकंड जो हमारे पास डेटा था नेम वाला, वो भी हमने यहाँ पर क्या कर दिया, स्ट्रक्चर का जो भी वेरिएबल है उसके अंदर हमने फीड कर दिया। अब आती है बारी बैलेंस के लिए। तो बैलेंस जो आपका है वो फ्लोट टाइप का है, तो उसमें क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली इस तरीके से वैल्यू असाइन कर सकते हो इक्वल टू ऑपरेटर की मदद से। ठीक है, तो उसके अंदर आपको कौन से डेटा स्टोर करनी है, तो कि जो डेटा हमने फाइल से रीड हुई है और उसको हमने कहाँ स्टोर किया है, अकाउंट बैलेंस के अंदर, तो वो डेटा हमें यहाँ पर डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बैलेंस इज इक्वल टू अकाउंट बैलेंस। ये बैलेंस किसका है, तो कि ये जो पॉइंटर वेरिएबल है वो जिसको पॉइंट करेगा उसका। ठीक है, तो इनिशियली पॉइंटर वेरिएबल है आपका, वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एरे अवेलेबल है। ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 5 इनिशियली पॉइंटर आपको किसका पॉइंट करेगा, ये वाले पॉइंटर, यानी कि जो 0 नंबर की इंडेक्स होगी उसको पॉइंट करेगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी वेरिएबल होगा उसके अंदर तीन वापस से अलग अलग वेरिएबल होंगे, अकाउंट नंबर, नेम एंड बैलेंस। तो इस तरीके से हर एक जो एलिमेंट होगा उसके पास से एक सेपरेट अलग मेंबर वेरिएबल होंगे। तो इनिशियली हमारे पास क्या है, पी हमारी 0 नंबर की इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, तो ये फर्स्ट टाइम तो काम हो गया। ठीक है, लेकिन सेकंड टाइम जब हम डेटा को रीड करेंगे, यानी कि हम सेकंड अकाउंट की डिटेल यानी कि सेकंड रिकॉर्ड को हम रीड करेंगे, तो हमें क्या करना होगा, पी को क्या करना होगा, सेकंड नंबर की पोजीशन पे पॉइंट करवाना होगा। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, जो भी डेटा रीड करेगा वो क्या होगा, सारे के सारा फर्स्ट नंबर की पोजीशन पे ही राइट होता रहेगा, और सेकंड फर्स्ट टाइम जो राइट किया होगा और नेक्स्ट इटरेशन में क्या हो जाएगा, और राइट हो जाएगा, और लास्ट में एक ही डेटा हमारे पास अवेलेबल रहेगा जो कि हमारी 0 नंबर की इंडेक्स पर है। ठीक है, तो इससे हमें क्या करना होगा, पॉइंटर का क्या करना होगा, इंक्रीमेंट करना होगा हर एक इटरेशन के बाद, यानी कि ये जो तीनों ऑपरेशन परफॉर्म हो जाने के बाद पॉइंटर की वैल्यू हमें क्या करनी होगी, इंक्रीमेंट करनी होगी। एक से इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या होगा, पॉइंटर प्लस प्लस हो जाएगा, तो बी प्लस प्लस हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। यस सर। ओके, तो यहाँ पर हम लास्ट में क्या लिख देते हैं कि हम पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देते हैं ताकि वो नेक्स्ट जो हमारा एरे का एलिमेंट हो उसको पॉइंट करे। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं पॉइंटर प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पर हम एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसकी हमें बाद में रिक्वायरमेंट होगी। तो वो वेरिएबल कौन सा होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम क्रेडिट और
डेबिट का जो फंक्शन लिखेंगे, ठीक है, उसमें हमें क्या करना होगा, सारे के सारे रिकॉर्ड को चेक करना होगा और चेक करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, कि जिस भी अकाउंट के ऊपर हमें क्रेडिट या डेबिट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके साथ हम क्या करेंगे, उसको कंपेयर करवाएंगे। ठीक है, तो ये कंपेयर करवाएंगे तब हमें क्या करना होगा, लूप का इस्तेमाल करना होगा। तो ये लूप हमें कब तक हमें रोटेट करना है, यानी कि नंबर ऑफ इटरेशन उसके कितने होंगे वो हमें पता चलना चाहिए। तो ये इटरेशन कितने होंगे कि जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपकी फाइल में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल 100 रिकॉर्ड्स है तो आपको 100 टाइम क्या करना होगा, उसको चेक करना होगा कि कौन सा अकाउंट के साथ वो मैच हो रहा है। अगर 1000 है तो आपको 1000 टाइम्स उसको मैच करना होगा। ठीक है, तो आपको ये फॉर लूप है कब तक आपको रोटेट करवाना है ये आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको एक क्या चाहिए, अपर लिमिट चाहिए या फिर अपर लिमिट वैल्यू चाहिए कि कितने टाइम तक हमें ये फॉर लूप को एग्जीक्यूट करवाना है। तो ये लिमिट हम कहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं कि हमने पहले डेटा को रीड किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमने 1000 डेटा को रीड किया है, ठीक है, तो हमें जब कभी भी डेबिट और क्रेडिट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तब हमें फॉर लूप कितने टाइम चलाना होगा, जो कि 1000 टाइम चलाना होगा। तो ये वैल्यू हम 1000 जितनी टाइम हम जितना रिकॉर्ड हमने रीड किया हुआ है ये वैल्यू को हम कहीं पर भी स्टोर कर सके और उसको हम बाद में हर एक जगह क्या कर सके, यानी कि क्रेडिट और डेबिट दोनों के फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सके, ऐसा हमें कुछ करना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेंगे और उसका टाइप क्या होगा, स्टैटिक होगा। स्टैटिक का मतलब क्या होगा, वो हम कहीं से कोई भी फंक्शन के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसका नाम रखेंगे फॉर एग्जांपल कि टोटल अंडरस्कोर अकाउंट, कि टोटल कितने अकाउंट है। ठीक है, ये वेरिएबल के अंदर ये डेटा हम स्टोर करवाएंगे। बाद में हम क्या कर सकते हैं, उसको ये पर्टिकुलर वेरिएबल को हमारे क्रेडिट और डेबिट का जो हम फंक्शन बनाएंगे उसमें से हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको कि टोटल अकाउंट नाम का ये वेरिएबल है हम क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पर। यस सर। ओके, तो ये जो वेरिएबल है उसको हम यहाँ पर स्टैटिक के फॉर्म में डिक्लेयर कर देते हैं कि स्टैटिक इंटीजर टोटल अंडरस्कोर, टोटल कितने अकाउंट है ये यहाँ पर हम देखेंगे। इनिशियली इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, हम 0 रखेंगे और उसकी वैल्यू हमें क्या करना होगा, जैसे जैसे एक एक रिकॉर्ड हम यहाँ पर व्हाइल लूप के अंदर रीड करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, अकाउंट टोटल अकाउंट्स की वैल्यू भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंक्रीमेंट करेंगे ताकि जितने अकाउंट रिकॉर्ड हम रीड करेंगे उतने अकाउंट हमारे पास होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अभी हमने क्या कर लिया, यहाँ पर डेटा को रीड कर लिया है, उसके बाद हमने मेन्यू को शो कर दिया है। अभी हमारे पास 2 ऑपरेशन बाकी है। कौन सा, क्योंकि हमें क्रेडिट का ऑपरेशन करना है कि डेबिट का ऑपरेशन करना है, उसके लिए हमें कोड लिखना है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, प्रिंटफ को यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में क्या करेंगे हम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या करते हैं हम, डेटा हमारे जो हमारा कौन सा, ये हमारा एरे था, ठीक है, अकाउंट डेटा वाला जो एरे है उसके अंदर हमें डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है, प्रिंटफ का स्टेटमेंट लिखने के बाद, प्रिंटफ का स्टेटमेंट यूज करके। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर, इस तरीके से चेक करेंगे। तो कि पहले लिख देंगे %d, %s, %.2f लिख देते हैं ताकि वो फॉर्मेट में प्रिंट हो। अब हमें क्या करना है, कोई भी रिकॉर्ड को प्रिंट करवा लेना है। ठीक है, तो रिकॉर्ड को प्रिंट करने के लिए हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं कि अकाउंट डेटा और कौन सी इंडेक्स, फॉर एग्जांपल सेकंड नंबर की इंडेक्स से हमें क्या करना है, डेटा को प्रिंट करवाना है। तो क्या करेंगे, अकाउंट नंबर, कोमा,
अकाउंट डेटा, इसमें भी सेकंड नंबर की इंडेक्स यूज करते हैं, डॉट क्या आएगा आपका नेम, फिर अकाउंट डेटा टू डॉट बैलेंस। ये चीज हमने क्या करवा दी, यहाँ पर प्रिंट करवा दी है। ठीक है, तो जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो मेन्यू से पहले हमें ये रिकॉर्ड दिखाई देना चाहिए जो कि सेकंड नंबर का होगा। ठीक है, सेकंड नंबर कौन सा होगा, ये फर्स्ट वाला 0 नंबर पे जाएगा, ये 1 नंबर पे आएगा, और सेकंड नंबर पे क्या आएगा, ये केवल का रिकॉर्ड आएगा। तो हम जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तब हमें रिकॉर्ड दिखना चाहिए, किसका, केवल का अकाउंट जो है उसका रिकॉर्ड हमें दिखना चाहिए। तो हमें पता चल जाएगा कि हमने जो रीड का ऑपरेशन यहाँ पर कोड लिखा है रीड करने के लिए, और बाद में उसको हमने जो भी स्ट्रक्चर एरे है उसके अंदर स्टोर किया है वो सही से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम प्रोग्राम को फिर से यहाँ पर कंपाइल कर देते हैं। प्रोग्राम को आपको तभी फिर से कंपाइल करना है जब आपने प्रोग्राम में कोई कोड में चेंज किया। तो हमने बहुत सारा चेंजेस किया है, तो हमें फिर से उसको क्या करना होगा, कंपाइल करना होगा। तो यहाँ पर हम प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है, एरर दिखाई देता है। तो क्या एरर है यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमने नेम का यूज किया है, लेकिन हमने स्ट्रक्चर के अंदर जो हमने मेंबर वेरिएबल लिखा हुआ है उसका नाम क्या है, C_name है। ठीक है, तो ये हमें एरर दिखाई दे रहा था कि इस नाम का कोई भी मेंबर वेरिएबल स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है। स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा नाम का वेरिएबल है, तो कि C_name वाला। तो हमने उसको यहाँ पर एडिट कर दिया। एडिट करने के बाद आपको फाइल को सेव करना है। ठीक है, Ctrl+S करके, जब तक आप फाइल को सेव नहीं करोगे तो वो चेंजेस फाइल के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अगर फाइल को अंदर चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो आपको यहाँ पर जितनी भी बार आप कंपाइल करोगे सेम का सेम ही एरर दिखाई देगा, क्योंकि फाइल में आपने एडिट किया है, चेंजेस सेव नहीं किए हुए। ठीक है, तो जैसे ही चेंजेस सेव करके आप करोगे तो आपका जो भी चेंजेस है वो वहाँ पर इफेक्ट करेगा। अगर आप सेव नहीं करते हो तो आपका चेंजेस अफेक्ट वहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्रोग्राम को हमने यहाँ कंपाइल कर दिया। अब हमें एग्जीक्यूट करना है। हमने कोई भी यहाँ पर आउटपुट फाइल का नाम नहीं दिया था, तो डिफॉल्ट क्या होगा, a.exe वाला जनरेट होगा। अगर ऑलरेडी a.exe वाला है अवेलेबल है तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हमने यहाँ पर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो पहले देखो यहाँ पर जो रिकॉर्ड मिला वो केवल का रिकॉर्ड हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब हमने जो रिकॉर्ड वहाँ पर प्रोग्राम के अंदर प्रिंट करवाया था वो हमने स्ट्रक्चर का जो एरे था उसके अंदर से करवाया था। मतलब हमारा जो भी डेटा फाइल में से रीड हो रहा है वो स्ट्रक्चर के एरे के अंदर प्रॉपर्ली स्टोर हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। उसके बाद हमें क्या हो रहा है, मेन्यू का ऑपरेशन, जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसका मेन्यू यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अभी मेन्यू के अंदर हमने कोई भी कोड नहीं किया हुआ है, वो कोड बाकी है। तो अभी के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर एग्जिट कर देते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए। तो आज के प्रोग्राम में हमने कितना यहाँ पर कंप्लीट किया, तो कि एक तो हमने मेन्यू जो हमारा था उसको हमने कंप्लीट किया, बाद में डेटा को रीड करने का जो भी टास्क था, और उसके बाद उसको हमने कहाँ पर स्टोर करवाया, तो कि स्ट्रक्चर का जो एरे था उसके अंदर हमने डेटा को स्टोर करवाया। ठीक है, तो ये टास्क हमारा आज का कंप्लीट हुआ। रिमेनिंग टास्क कौन सा रहा, जो कि जो मेन है कि क्रेडिट का ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, फिर डेबिट का ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो भी चेंजेस हुए हैं वो आपकी फाइल के अंदर क्या होने चाहिए, सेव होने चाहिए। तो इतना आपका टास्क क्या है अभी बाकी है। तो वो टास्क हम नेक्स्ट हमारा जब सेशन होगा तभी हम परफॉर्म करेंगे। आज का हमारा टाइम यहाँ पर ओवर हो गया है, तो आज हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। कल शायद आपकी छुट्टी है जो बकरीद है उसके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन हमारा कब होगा, जब फ्राइडे को होगा, तभी हम इसके ऊपर आगे काम करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप लोग कोई भी काम करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये जो पूरा कोड है अब तक जो हमने किया हुआ है वो मैं आपका जो चैट बॉक्स है उसके अंदर डाल दूंगा, ताकि आप लोग उसमें अगर आपके हिसाब से क्रेडिट और डेबिट का ऑपरेशन आप खुद को बनाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। और किसी को कोई भी क्वेरी आती है कहीं पर भी तो वो मुझे कहीं पूछ सकता है।
ठीक है सर। ठीक है, ओके सर। तो ये कोड मैं पूरा डाल दूंगा और आज का वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो किसी को वीडियो देखना है तो वो भी देख सकता है। और अटेंडेंस मैंने यहाँ पर कंसिडर कर ली है, तो आप लोग अब आपका जो भी नेक्स्ट लेक्चर है वहाँ पर डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो यहाँ से लीव होके। Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, thank you, sir.